हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग का एसएससी जेईई का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें पूछा गया है बुखोज रिले कैन नॉट बी यूज्ड ऑन, यानी बुखोज रिले किस पर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर पर, कि एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर पर, कि 500 केवीए के ट्रांसफार्मर पर, या फिर 1000 केवीए के ट्रांसफार्मर पर। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं बुखोज रिले। तो सबसे पहले जब बुखोज रिले दिमाग में आए तो याद रखिएगा कि ये ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट, केवल इंटरनल फॉल्ट की कंडीशन में ही ऑपरेट करता है। ठीक, फिर जो सेकेंड थिंग है वो क्या, कि बुखोज रिले एक गैस ऑपरेटेड रिले होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक गैस एक्चुएटेड या फिर गैस ऑपरेटेड रिले होता है। और जब ये गैस पे ऑपरेट कर रहा है तो उसमें क्या है, तेल भरा होना चाहिए, क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो उसी तेल में गैस बनेगी। गैस क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है ट्रांसफार्मर में। तो अगर ट्रांसफार्मर में तेल नहीं है तो क्या कोई गैस बनेगी? नहीं बनेगी। दैट्स मीन गैस का बनना आवश्यक है बुखोज रिले के ऑपरेशन में। तो यहां पर जो हम लोग का ऑप्शन मेंशन है, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, जिसमें दिया गया है एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, यानी वो एयर से ठंडा हो रहा है, वहां पर ऑयल नहीं डाला गया है। तो अगर ऑयल नहीं है तो गैस नहीं बनेगी, तो आपका रिले ऑपरेट नहीं करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर है उसमें बुखोज रिले का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जिसमें पूछा गया है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अ मरकरी इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी जो मरकरी पारा होता है, रेक्टिफायर में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर में होता है ना पारा, तो उसके आयनाइजेशन के लिए कितने पोटेंशियल की आवश्यकता होती है। 5.4 वोल्ट, 16.4 वोल्ट, 8.4 वोल्ट या फिर 10.4 वोल्ट। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो मरकरी है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल 10.4 वोल्ट 10.4 वोल्ट होता है। ठीक, यही जो पारा है जब आयनाइज होगा तो रेक्टिफायर क्या होगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, जिसमें पूछा गया है इन अ सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग्स आर प्रोवाइडेड ऑन, यानी एक तुल्यकाली मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग है ये कहाँ पर स्थापित होती है। स्टेटर फ्रेम पर, रोटर शाफ्ट पर, पोल फेस पर, या फिर नन ऑफ दी एबव। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो जो सिंक्रोनस मोटर होगा, उस सिंक्रोनस मोटर में हम लोग डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग में लाएंगे। अब क्यों लाएंगे? डैम्पर वाइंडिंग आपका 2 काम करती है। एक तो अगर वो मशीन आपकी मोटर है तो उसको वो सेल्फ स्टार्ट बनाएगी, मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में सहायता प्रदान करेंगी। और सेकेंड चीज़ क्या है कि ये आपका हंटिंग को भी समाप्त करने का कार्य करती है। कौन? डैम्पर वाइंडिंग करती है। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर स्थापित करेंगे। तो डैम्पर वाइंडिंग हमेशा रोटर पोल फेज या पोल शू, जो भी कह लीजिए, रोटर पोल शू यानी रोटर के ध्रुवनाल पर स्थापित की जाएगी। वहीं पे खांचे बने होंगे, उसी में हम करेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोटर कौन सा उसमें यूज होता है। तो रोटर याद रखिएगा सैलिएंट टाइप, जो सैलिएंट टाइप के रोटर होंगे, उभरा ध्रुव प्रारूपी टाइप के रोटर होंगे, उसी में आपकी डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग में लाई जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है इन एन अल्टरनेटर वाइल द लोड पावर फैक्टर इज यूनिटी, यानी जब आपका पावर फैक्टर कितना है, यूनिटी है, तब कौन सा आर्मेचर रिएक्शन होगा। पहला दिया गया है डीमैग्नेटाइजिंग कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, कि आपके आर्मेचर फ्लक्स 0 हो जाएंगे या फिर आर्मेचर फ्लक्स स्क्वायर वेव के हो जाएंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो आपको बस ये छोटा सा याद रखना है, इससे आपको सारे जवाब आपके मिल जाएंगे। जो आर्मेचर रिएक्शन की बात होती है अल्टरनेटर में, वहां पर हम पावर फैक्टर को भी देखते हैं, यानी अलग अलग पावर फैक्टर पर अलग अलग आर्मेचर रिएक्शन
होता है, जबकि डीसी मशीन में बात करें तो वहां पावर फैक्टर का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, तो देखिए जब आपसे बात की जाए यूनिटी पावर फैक्टर की, तो यहाँ पे यूनिटी आएगा, यहाँ पे 0 लैग आएगा, ठीक है, शून्य पश्चगामी, और यहाँ पे आएगा 0 लीड। ठीक, अब इन दैट केस आपका क्या क्या होगा आर्मेचर रिएक्शन। तो जब यूनिटी पर बात कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम ये माने कि यहीं पर हम लोग का मेन फ्लक्स फाई एम होगा, तो इसको ये फ्लक्स क्या कर रहे हैं, आर्मेचर फ्लक्स यूनिटी पर क्रॉस कर रहे हैं ऐसे, तो कौन सा हो जाएगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये मेन फ्लक्स है, मेन फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है, सीधा सीधा विरोध कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है, ये क्या है, नीचे की ओर आ रहा है, किस पर, 0 लैग पर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। और इसमें अगर 0 लीड पर देखें तो अगर ये आर्मेचर फ्लक्स है और मेन फ्लक्स तो वहीं रखेंगे, तो मेन फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो यूनिटी पर CMAR, 0 लैग पर DMAR और 0 लीड पर MAR, ये आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है सिंक्रोनस मशीन्स में। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यूनिटी पर पूछा था तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी जो इंडिकेटिंग है, संकेतक प्रारूपी उपयंत्र होते हैं, उनमें निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। ठीक, आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क, ब्रेकिंग टार्क, डैम्पिंग टार्क या फिर कंट्रोलिंग टार्क। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो जितने भी इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होंगे, यानी संकेतक प्रारूपी जिसमें पॉइंटर आपका बना होगा, तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में बलाघूर्ण होते हैं इसेंशियल 3। एक होता है टी स्मॉल डी मतलब डिफ्लेक्टिंग टार्क, फिर दूसरा होता है TC कंट्रोलिंग टार्क, और एक होता है T कैपिटल D डैम्पिंग टार्क। ये संकेतक को घुमाने के लिए, ये उसको कंट्रोल करने के लिए, और डैम्पिंग टार्क उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है पॉइंटर का उसको समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर एक ब्रेकिंग टार्क दिया गया है जो कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में नहीं होता है, ये आपको एनर्जी मीटर में मिल जाएगा। जो चकती होती है उसके रोटेशन को रोकने के लिए यूज किया जाता है ब्रेक मैग्नेट का, जो प्रोड्यूस करता है क्या, ब्रेकिंग टार्क। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मार्क कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज विल बी यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी अति निम्न मान के रेजिस्टेंस का मापन करने के लिए आप किस ब्रिज का प्रयोग करेंगे। पहला दिया गया है केल्विन ब्रिज कि मैक्सवेल ब्रिज, ब्रिजस्टोन ब्रिज या फिर हेज ब्रिज। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आपका होता है लो रेजिस्टेंस, ठीक, एक होता है आपका मीडियम रेजिस्टेंस, और एक आता है हाई रेजिस्टेंस। ठीक, जो 1 ओम से कम मान के होंगे, ठीक है, 1 ओम से कम, वो आपके किस में आएंगे, लो की श्रेणी में आएंगे। जो रेजिस्टेंस आपके 1 ओम से, ठीक, 10 की घात 5 ओम तक होंगे, यानी 100 किलो ओम तक होंगे, वो आपके किस में आएंगे, मीडियम की रेंज में आएंगे। और जो आपका 10 की घात 5 ओम से अधिक होंगे, वो किस में आएंगे, हाई रेजिस्टेंस की श्रेणी में आएंगे। तो जब लो रेजिस्टेंस की बात की जाएगी, यानी 1 ओम से कम मान के जो प्रतिरोध होंगे, उनका मापन करने के लिए हम लोग जो सबसे अच्छी विधि है वो केल्विन डबल ब्रिज मानी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, केल्विन ब्रिज। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है इफ कैपेसिटर वैल्यू इंक्रीज इन अ कैपेसिटर फिल्टर देन द रिपल फैक्टर, यानी एक कैपेसिटर फिल्टर था जिसमें हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो रिपल फैक्टर पर क्या इफेक्ट आएगा, वो बढ़ेगी कि 0 हो जाएगी कि घट जाएगी या फिर नन ऑफ दिस। ठीक, देख लेते हैं। तो फिल्टर का नाम ही है कि छानने वाला, शुद्ध करने वाला। तो फिल्टर क्या करता है, रेक्टिफायर में लगाया जाता है जो कि आउटपुट डीसी को स्मूथ करने का कार्य करता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो डीसी में एसी मिली हुई होती है उसको क्या करता है, अलग करता है।
और जो ये फैक्टर बताता है उसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर, उर्मिका घटक। आउटपुट डीसी में एसी की मात्रा रिपल फैक्टर कहलाती है। आउटपुट डीसी में एसी की मात्रा रिपल फैक्टर कहलाती है। अब अगर आपने कैपेसिटर फिल्टर का यूज किया था और कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो जो रिपल फैक्टर की वैल्यू है, ठीक है, रिपल फैक्टर वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। इसका क्या मतलब है, रिपल फैक्टर जितना कम होगा उतना ही हम लोग के लिए क्या है, अच्छा है। मतलब जो आउटपुट मिल रहा है वो एकदम हम लोग को स्मूथ मिल रहा है, कुछ इस टाइप का मिल रहा होता है, जबकि आइडियली क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो लेकिन अगर रिपल फैक्टर कम है दैट्स मीन उसमें क्या है, एसी कंपोनेंट की मात्रा कम प्राप्त हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन मार्क करेंगे सी, यानी वो क्या हो जाएगा, रिपल फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फॉर हीटिंग ऑफ प्लाईवुड द फ्रिक्वेंसी शुड बी, यानी अगर आपको एक प्लाईवुड है, प्लाई है, उसको हीट करना है तो फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या होगी। ठीक है, तो हीटिंग आपको पूरा पढ़ाया गया है, जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे बताया गया था कि जो प्लाईवुड है वो आपकी किस में आएगी, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंतर्गत आएगी। अब डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हाई फ्रिक्वेंसी की आवश्यकता होती है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1 से 2 मेगाहर्ट्ज, 10 से 25 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज या फिर 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, यानी 1 से 2 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमको रिक्वायर्ड होगी डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग में प्लाईवुड को हीट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें पूछा गया है सीरीज रिएक्टर आर यूज टू, जो सीरीज रिएक्टर हैं वो क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, सीरीज रिएक्टर ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में आपने इंडक्टर को लगा दिया है और इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है इंडक्टर को कि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, कम से कम हो और इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो, अधिक हो। ठीक, तो क्यों लगाया गया ये पूछा गया क्वेश्चन में। इंप्रूव द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करने के लिए, या फिर ब्रिंग डाउन द फॉल्ट लेवल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द स्विच गियर, जो फॉल्ट का लेवल है उसको घटाने के लिए। ठीक, तो देखिए आपने ये जो एक्स्ट्रा रिएक्टर लगाया है इसको लगाने की वजह से जो एक्सएल की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका इम्पीडेंस है जेड, ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इम्पीडेंस के बढ़ने से जो फॉल्ट करंट का लेवल होगा वो क्या कर सकते हैं, हम आसानी से डिक्रीज कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है आरसीसी पोल्स यूजली हैव द स्पैन ऑफ, यानी आरसीसी पोल का स्पैन कितना होता है। स्पैन का मतलब होता है दो पोलों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाती है स्पैन, विस्तृत जिसको बोलते हैं। ठीक, तो आरसीसी पोल मतलब रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इन पोलों का जो स्पैन होता है वो आपका अप टू 200 मीटर 200 मीटर तक रखा जा सकता है। ठीक, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 250 से 400 मीटर, 80 से 150 मीटर, 50 से 80 मीटर या फिर 25 से 50 मीटर। तो देखिए ऑप्शन मिल गया आपको कितना, कहाँ तक, 150 मीटर तक, जो कि मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर, रिफ्लेक्टर्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर आर मेड ऑफ, यानी जो रिफ्लेक्टर होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के वो किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन के, बेरिलियम के, स्टील के या फिर बोरान के। तो ये तो वन लाइनर में आपको हमेशा याद ही होना चाहिए कि रिफ्लेक्टर जो है वो बेरिलियम के बनाए जाते हैं। ठीक, जिससे वो क्या करें, वो जो आपका विखंडन हो रहा है उसको जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट करते रहें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ कूलेंट। तो वहीं से ही क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कूलेंट के रूप में आप किसका प्रयोग करते हैं, हैवी वाटर का, CO2 का, हीलियम का, कि किसी का भी। तो याद रखिएगा इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है कूलेंट के तौर पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन अ कंपेरिजन टू रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर द परमानेंट कैपेसिटर मोटर, यानी एक प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर की तुलना में परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होगा।
इज मोर एक्सपेंसिव, अधिक महंगा होगा, अच्छा पावर फैक्टर होगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा, या फिर सभी गुण होंगे। तो बिल्कुल अगर हम बात कर रहे हैं परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की, तो ये आपका सीलिंग फैन में लगाया जाता है। सीलिंग फैन में क्या है, यही प्रयोग में लाया जाता है, परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट। तो उसमें कैपेसिटर लगा है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा होगा, प्लस ये कैपेसिटर आपका रिमूव नहीं होता है सर्किट से, मतलब ये पावर फैक्टर को भी लगातार मेंटेन रखेगा, अच्छा बनाए रखेगा, यानी इसमें सभी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसलिए मार्क करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट में पूछा गया है द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्राइमरली ऑन, यानी जो ट्रांसफार्मर है उसमें ऑल डे एफिशिएंसी जो संपूर्ण दिन की 24 घंटे की दक्षता होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इसके कॉपर लॉस पर, कि द अमाउंट ऑफ लोड पर, कि द ड्यूरेशन ऑफ द लोड पर, या फिर बी एंड सी बोथ। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की हाई होनी चाहिए और हाई होती भी है, ठीक यहाँ तक, लेकिन अब वो किस पे डिपेंड कर रही है, तो लॉसेस पे डिपेंड करेगी इफिशियंसी, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है वो प्राइमरली मुख्यतः किस पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए अमाउंट ऑफ लोड, आप कितना भार डाल रहे हो, अगर आप आधा भार डालोगे तो वहाँ धारा क्या होगी, कम होगी, कॉपर लॉस भी क्या होंगी, कम होंगी। लोड ज़्यादा करोगे तो लॉसेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, मतलब द अमाउंट ऑफ लोड पर वो डिपेंड कर रही हैं। ठीक, फिर सेकेंड थिंग अगर देखें द ड्यूरेशन ऑफ द लोड, यानी कितने समय तक लोड उसके साथ कनेक्ट किया गया है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके निर्धारण करेंगे किसका, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का, यानी यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोटर करंट एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू, यानी जो रोटर सर्किट होती है इसमें आपका स्टैंड स्टिल मतलब स्तब्ध अवस्था, यानी मशीन आपकी चल नहीं रही है, उस समय रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0 होगी, SF होगी, F होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी FR से डिनोट की जाती है, जिसका फार्मूला क्या होता है, FR बराबर S इंटू F। ठीक, यहाँ तक, बट किस समय पूछा गया है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में पूछा गया है, और हमको ये मालूम है कि अगर मोटर चल नहीं रही है तो उस समय स्लिप का मान अधिकतम होता है कितना, 1। ठीक है, तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो हमको मिलेगा क्या, FR इज इक्वल टू F। ठीक है, FR इज इक्वल टू F, इसका मतलब है कि आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर मिल जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर, जिसमें पूछा गया है द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ अ केबल डिपेंड्स अपॉन, यानी केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी नमी की मात्रा पर, या फिर उसके ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर, या फिर उस पर कितना वोल्टेज अप्लाइड किया जा रहा है इस पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो देखिए अगर नमी है, मॉइस्चर है, तो हम लोग को मालूम है कि मॉइस्चर के होने से जब नमी आ जाएगी तो जो भी मटेरियल है अब वो क्या होगा, पहले की तुलना में और जल्दी ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी आपकी केबल क्या होगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी। फिर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी केबल के ब्रेकडाउन होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी को कि ऑल ऑफ द अबव रीजंस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीजिंग द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 डायरेक्शन ऑफ द रोटर करंट प्रोड्यूस इन एन इंडक्शन मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाई, यानी आपका जो इंडक्शन मोटर में रोटर में करंट प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन आप कैसे बताओगे, लेंज लॉ से, इंडक्शन लॉ से, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से, कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको जल्दबाजी में अक्सर गलत कर सकते हैं। क्यों, पूछा गया है मोटर, तो मोटर में कुछ लोगों ने याद किया है कि मोटर में लगता क्या है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल, तो वो मोटर में लगता है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, मोटर के घूमने की दिशा बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। मगर इसमें पूछा क्या गया है, रोटर के करंट, जो करंट इंड्यूस्ड हो रही है उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करोगे, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। ठीक है, ये फोर्स हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी को।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर राइट हैंड रूल नहीं दिया गया होता तो क्या मार्क करते, तब हम लोग प्रेफर करते लेंज लॉ को, क्योंकि लेंज लॉ भी डायरेक्शन को ही बताता है। ठीक, लेकिन पहले क्या प्रेफर करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, ए सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू एन इनफाइनाइट बस इज ओवर एक्साइटेड, यानी एक आपका सिंक्रोनस जनरेटर है जिसको इनफाइनाइट बस से जोड़ा जा रहा है, किस कंडीशन में, ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में। अब कहा जा रहा है कि अगर इसके रिएक्टिव पावर को ध्यान में दिया जाए तो आपकी मशीन किस तरीके से व्यवहार करेगी। ठीक, कैपेसिटर की तरह, इंडक्टर की तरह, रेजिस्टर की तरह, या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, जब हम ओवर एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं तो ओवर एक्साइटेशन की कंडीशन में पावर फैक्टर आपका इंप्रूव हो जाएगा। पावर फैक्टर इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि मशीन अब आपका कैपेसिटिव यानी कैपेसिटर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर रही है। और मालूम भी होगा कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी वो अब कैपेसिटर की तरह आपका बिहेव करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर, द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, इनफाइनाइट कि सप्लाई वोल्टेज के बराबर, कि 1 वोल्ट होता है, कि 0 वोल्ट होता है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं क्या होगा। जब भी शॉक लगता है तो हम लोग को मालूम होगा कि ये हम किसी लाइन पर हैं और अगर हम डायरेक्ट अर्थ से टच में आ जा रहे हैं तो क्या होता है, हमको तुरंत शॉक लग जाता है। तो ये है क्या, एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं होगी और मनुष्य को शॉक नहीं लगेगा, झटका नहीं लगेगा। तो ये 240 वोल्ट पे था और ये इससे कुछ कम वोल्ट पर ही रहा होगा, तो आइडियली कितना माना जाता है, 0 वोल्ट माना जाता है। पोटेंशियल कितना माना जाता है अर्थ का, 0 वोल्ट माना जाता है। ठीक, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा, 0 ओम माना जाएगा। ठीक, कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस कितना माना जाता है, इनफाइनाइट माना जाता है। ठीक, ये सब डेटा आपको याद होने चाहिए। तो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग क्या मार्क करेंगे, डी, 0 वोल्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है, द लाइटनिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड, लाइटनिंग अरेस्टर को आप कहाँ कनेक्ट करोगे, सीरीज विद द लाइन, लाइन के साथ श्रेणी क्रम में, कि बिटवीन द लाइन एंड अर्थ, कि टू अ पोल नियर द लाइन, या फिर डी सर्किट ब्रेकर के पास। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर दैट्स मीन LA, शॉर्ट फॉर्म में LA, और सिंबल इसका अर्थ में देखिए घटते हुए आता है और लाइटनिंग अरेस्टर में क्या है, सब बराबर बनते हैं, ये सिंबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है, जो भी आपकी आकाशीय बिजली होती है उसको क्या करता है, ग्राउंड कर देता है। तो ग्राउंड करने के लिए सीधी सी बात है कि वो आपका जो ये लाइन है और जो अर्थ है इसके बीच में ही लगाया जाना चाहिए। ठीक, तो कहाँ कनेक्ट होगा, बिटवीन द लाइन एंड अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, What type of the core is used for a high frequency transformer? एक हाई फ्रिक्वेंसी के ट्रांसफार्मर में आप किस कोर का प्रयोग करेंगे। पहला है ओपन आयरन कोर, कि एयर कोर, या फिर क्लोज्ड आयरन कोर, या फिर नन ऑफ दी एबव। हाई फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो आयरन लॉस है वो भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अब आयरन लॉस में कौन कौन सी हानियां आती हैं, 2 हानियां, ईडी करंट और हिस्टेरिसिस हानियां। यानी अगर इसको घटाना है तो हमें कोर में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ जाएगा। अगर फेराइट कोर होता तो चूज कर लेते आसानी से, फेराइट कोर का भी यूज करते हैं हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी पर, लेकिन यहाँ पे एयर कोर दिया गया है, क्लोज कोर दिया गया है और ओपन आयरन कोर दिया गया है। तो इन दैट केस हम लोग चूज करेंगे क्या, एयर कोर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्यों करेंगे समझ लेते हैं। जब आप एयर के लिए BH लूप निकालोगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ये हम लोग ने पढ़ लिया है, किसी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन था। एयर के लिए क्योंकि उसमें क्या है, कहीं पर भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाएगा, वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर pH की वैल्यू नहीं बढ़ रही है तो आपकी ये लॉसेस क्या होंगी, नहीं बढ़ेंगी। कब, हाई फ्रिक्वेंसी पर भी। तो इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, एयर कोर का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर, जिसमें पूछा गया है द स्पीड ऑफ एनर्जी मीटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय, यानी एक एनर्जी मीटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, सीरीज मैग्नेट के द्वारा, ब्रेक मैग्नेट के द्वारा, शंट मैग्नेट के द्वारा या फिर सेटिंग बैंड के द्वारा। एनर्जी मीटर, ठीक, तो एनर्जी मीटर के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, एक प्रकार से इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट यानी समाकलन प्रारूपी उपयंत्र होता है, पहली चीज, ठीक। फिर उसके बाद क्या कि एनर्जी मीटर में जो चकती लगी होती है, ठीक, उसमें हम लोग ब्रेकिंग टार्क, टीबी, ब्रेकिंग टार्क प्रोड्यूस करते हैं उसको रोकने के लिए, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, ब्रेक मैग्नेट, ठीक। तो वही पूछा ही गया था, ऑप्शन नंबर क्या चूज करेंगे, बी, यानी ब्रेक मैग्नेट प्रयोग में लाया जाता है एनर्जी मीटर के डिस्क को कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। यहाँ तक फिर एक याद रखिएगा, इसी एनर्जी मीटर में एक होती है क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर मतलब सरकन त्रुटि, ठीक, जिसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, एनर्जी मीटर की जो चकती है उसके दोनों अपोजिट साइड पर हम दो ठी छेद कर देते हैं, तो अब आपकी जो चकती है ये बिना लोड के और हाई वोल्टेज पर अपने आप से रोटेट नहीं करेगी और क्रीपिंग एरर वहां पर खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर, द लॉ दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द करंट ऑलवेज अपोज द काउजेस प्रोडक्शन देम इज ड्यू टू, यानी कौन सा लॉ है जो बताता है कि जो भी क्वांटिटी इंड्यूस्ड हुई है वो अपने काउज का अपोजिशन करेगी, ठीक। फैराडे लॉ, लेंज लॉ, कूलॉम लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ, ठीक। तो ये सबको मालूम है और याद होना चाहिए सब क्वेश्चन, क्या लेंज लॉ का प्रयोग किया जाता है डायरेक्शन को बताने के लिए, जो कि कहते क्या हैं कि कोई भी क्वांटिटी जो इंड्यूस्ड हो रही है वो सदैव अपने कारक का विरोध करेगी जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुआ है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ ई हमेशा अपोजिशन करेगा सप्लाई वोल्टेज V का, ठीक। इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सप्लाई वोल्टेज का विरोध करेगा, ठीक। डायरेक्शन क्या दोनों की अपोजिट हो जाएगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर, यानी एक लीनियर सर्किट क्या होगी, पहला दिया गया है नन ऑफ द अबव, निम्नलिखित में से कोई नहीं होगी, या फिर चेंज विथ चेंज इन करंट, जो चेंज हो जाएगी धारा में परिवर्तन के साथ, या फिर चेंज विद द चेंज इन वोल्टेज, जो वोल्टेज के परिवर्तन करने से चेंज हो जाएगी, या फिर डी दिया गया है डू नॉट चेंज विथ वोल्टेज एंड करंट, जो कि वोल्टेज और करंट के साथ परिवर्तित नहीं होगी, ठीक। तो लीनियर का मतलब ही है कि वो क्या है, एक सरल रेखा की तरह आपको प्राप्त होगा, यानी वो परिवर्तन नहीं करेगा पैरामीटर हम जब वोल्टेज और करंट को चेंज कर दे रहे हैं, ठीक। वो आपका चेंज नहीं होने वाला है, तभी वो क्या कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट, लीनियर पैरामीटर कहलाएगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डबल, यानी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है किसी चालक का उसको आप डबल कर दे रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक। तो देखिए काफी सिंपल है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब एरिया क्या करना है आपको, डबल, जैसे ही एरिया डबल करोगे तो रेजिस्टेंस, देखिए पहले इतना था, अब जैसे आपने इसको डबल किया रेजिस्टेंस पहले तुलना में क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब R डैश क्या हो गया, R बाई 2 हो जाएगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक। इसी टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, बस आपको अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है, गलतियां नहीं करनी है, सरल क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, ठीक। तो ये हम लोग के 25 क्वेश्चन का सलूशन हम लोगों ने देख लिया। जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।